हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडीपी फॉरएवर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। और ये आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपके साथ मैं अराउंड 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और ये सीरीज पूरी तरह से बाइलिंगुअल रहेगी। इसमें मैं आपको ईच एंड एवरी टर्म ना केवल इंग्लिश में वरन हिंदी में भी समझाऊंगा। And I will not only explain the questions but also explain their respective options in a very detailed manner, so that at the end of this series all of you will have a great amount of conceptual clarity in your hands. So let's begin. Piaget's stage of cognitive development are primarily based on which of the following? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण मुख्य रूप से किस पर आधारित? मैंने इस चैनल पे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण और स्टेज दिए हैं जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर आधारित हैं, जिसे हम बोधात्मक विकास के चरण भी कहते हैं। तो चलिए पियाजे के बारे में कुछ जान लेते हैं। पियाजे was Swiss psychologist and Piaget was born in 1896 and he was died at 1980s. Piaget has published his cognitive development theory in the year of 1936. अर्थात पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 1936 में प्रकाशित किया, जिसे ना केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वरन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोधात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेजेस 4 चरणों में विभाजित किया और प्रत्येक चरण की कुछ अपनी विशेषताएं जिसे हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चूंकि पियाजे का समस्त सिद्धांत ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित है, तो अब हम पहले जानते हैं कॉग्निशन शब्द के बारे में कि कॉग्निशन शब्द है क्या। कॉग्निशन अर्थात संज्ञान। द वर्ड कॉग्निशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉग्नस करे, जिसका अर्थ है किसी चीज को टू नो, जानना और समझना। इससे एक बात तो स्पष्ट हुई कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक शब्द पर जोर दिया है, इसका मतलब है किसी चीज को जानना। और पियाजे का सिद्धांत संपूर्ण रूप से स्टूडेंट्स पर आधारित है, जिसमें उन्होंने जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थियों पर रिसर्च करी और अपने सिद्धांत को 4 स्टेजेस में डेवलप किया। तो प्रत्येक स्टेज पर विद्यार्थी किस प्रकार से चीजों को सीखते हैं, यह पियाजे ने अपने सिद्धांत में सिखाया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द पियाजेस स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस? पियाजे के किस चरण में बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझना शुरू करते हैं? चूंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 स्टेजेस के बारे में बताया और प्रत्येक स्टेज की अपनी कुछ विशेषताएं, तो इस प्रकार किस चरण में किस स्टेज में बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस को जानने लगते हैं, ये मैंने अपने वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां भी मैं ब्रीफली इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पियाजे ने बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज में अर्थात संवेदी मोटर अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व के गुण को समझते हैं। अब मैं कुछ इस स्टेज के बारे में बताता हूं। पियाजे ने बताया कि 8 से लेकर 12 माह का शिशु ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व के गुण को सीख देता है और इसे पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज में एक्वायर करना बताते हैं, जिसे संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी गतियात्मक अवस्था और प्रतिक्रियात्मक अवस्था यानी रिफ्लेक्सिव स्टेज के नाम से भी जानते हैं। 8 से लेकर 12 माह में शिशु क्या क्या चीजें करने लगता है, इसे मैं बताता हूं।
सबसे पहले वह गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को सीखने लगता है, जिसे हम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहते हैं। इसके साथ वह ऑब्जेक्ट परमानेंस तो सीख ही लेता है, जो इसका बहुत ही कीवर्ड है। शिशु प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है, क्योंकि वह गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को सीख लेता है। यानी अगर आप शिशु को कोई टॉय दिखाएंगे तो वह ऑब्स्टैकल को रिमूव करके अपने टॉय को प्राप्त करना चाहेगा। इसे ही हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। और इसके साथ साथ वह अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव करना भी 8 से लेके 12 माह में सीख लेता है। इसका हैंड रिटन पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल CDP फॉरएवर पर अवेलेबल है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन हाइपोथेटिकली इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज। अमूर्त रूप से सोचना, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, और काल्पनिक तर्क करना अर्थात हाइपोथेटिकली चीजों को अरेंज करना किस अवस्था से संबंधित है। तो ये बताया पियाजे ने अपनी 4th स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 4th स्टेज में पियाजे ने बताया कि यहां पर 11 वर्ष से अधिक आयु का विद्यार्थी होता है, जो चीजों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, अर्थात अमूर्त चिंतन करने लगता है। उसके अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। वह परिकल्पनाएं बनाना सीखने लगता है, और इसके साथ साथ वह कॉन्क्लूजन तक पहुंचना सीख जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चा कब स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्वायर करते हुए कॉन्क्लूजन तक पहुंचता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विद्यार्थी स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से समस्या का समाधान करते हुए कॉन्क्लूजन निष्कर्ष तक पहुंचता है। एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू परफॉर्म कंजर्वेशन टास्क such as understanding that quality remains same despite in shape changes in shape। बच्चे किस चरण में समझते हैं कि आकार में बदलाव के बावजूद मात्रा नहीं बदलती। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इसे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो पियाजे ने बताया कि 3rd स्टेज में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जिसे हम गैंग एज, स्कूल एज और सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। और ये एज इट इज क्वेश्चन आपके DSSB में आया हुआ है। यहां पर बच्चा कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, इन 3 चीजों को समझने लग जाता है, जिसे उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में समझने में दिक्कत होती है। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन में समझने लग जाता है कि यदि 2 गिलास हैं और एक बड़ा है और एक छोटा है और दोनों में 100 ml पानी है, तो विद्यार्थी समझ जाएगा कि दोनों ही समान है। क्यों? क्योंकि उसका आकार, उसकी शेप चेंज होने से उसकी क्वांटिटी, गिलास की मात्रा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब वह ये बात को समझने लगा है कि दोनों में सेम पानी है, 100 ml है, जिसे हम कंजर्वेशन और संरक्षण का गुण कहते हैं। फिर क्लासिफिकेशन, ये कहलाता है वर्गीकरण। चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर ग्रुप्स में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है।
यदि आप विद्यार्थी को एक फूल दें और वह उसे क्लासिफाई कर पाए कि ये फ्लावर है और ये वाइट कलर का है और इसे हम रोज कहेंगे, तो यह सब चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। सीरिएशन, क्रमबद्धता, चीजों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना अर्थात असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, यानी चीजों को छोटे से बड़े में अरेंज करना और बड़े से घटते हुए क्रम में अरेंज करना, ये क्रमबद्धता कहलाता है। और ये सारी चीजों का गुण विद्यार्थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीख जाता है। इसे प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे अच्छा कब होता है? वाइगोत्स्की ने अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने सबसे अधिक कब अधिगम पर बल दिया? इंडिविजुअली, जब बच्चा व्यक्तिगत रूप से सीखता है? नहीं, इस पर तो प्याजे ने फोकस करा, क्योंकि प्याजे ने बताया कि विद्यार्थी एक्टिव लर्नर है और वह चीजों को स्वयं सीख जाएगा। प्रो रीइंफोर्समेंट ओनली, रीइंफोर्समेंट पर बीएफ स्किनर ने बल दिया और उन्होंने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, उसमें उन्होंने रीइंफोर्समेंट पर समझा। थ्रू पनिशमेंट, सबसे पहले देखो पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपना सिद्धांत 1913 में दिया। सो सबसे आखिर में हम पे क्या बचा? विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड पियर्स। हाँ, वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बताया कि विद्यार्थी अपने टीचर्स, अपने अध्यापक और साथियों के साथ चीजों को सीखते हैं और तब वे सबसे अच्छी अपनी लर्निंग को अचीव कर पाते हैं। पियाजे's थ्योरी एम्फसाइज दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। पियाजे ने अपने सिद्धांत में किस बात पर जोर दिया? इमिटेशन से नहीं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से नहीं, एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी से। हाँ, क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया कि विद्यार्थी लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, विद्यार्थी नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वे चीजों को खुद करके देखते हैं, वे ट्रायल एंड एरर से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को सीख जाते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से नहीं, जिसकी बात थॉर्नडाइक ने की। और बाद में 1930 में उन्होंने अपने थ्योरी में संशोधन करके इस चीज पर काम करा, जिसे हम लर्निंग थ्योरीज में बहुत ही डिटेल्ड में समझेंगे। अब जान लेते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत को कुछ, कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी का एक संभावित विकास का क्षेत्र होता है, जिसे हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात संभावित विकास का क्षेत्र और निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि विद्यार्थी मोर नॉलेजेबल अदर अर्थात किसी अन्य जानकार के संपर्क में आके चीजों को अच्छे तरीके से सीखते हैं। और ये मोर नॉलेजेबल कोई भी हो सकता है, ये कोई पीयर हो सकता है, टीचर अध्यापक हो सकता है, और इसके साथ साथ पेरेंट्स, अपने माता पिता से भी बच्चे बहुत चीजों को सीखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी स्कूल में आने से पहले अपने घर से ही चीजों को सीखता है और विद्यार्थी शिशु की माँ ही उसकी प्रथम अध्यापक होती है। और इसलिए ही वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कल्चर पर बहुत अधिक फोकस किया। इन प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन ऑफन स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विद्यार्थी किसे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं?
कंजर्वेशन को, ऑब्जेक्ट परमानेंस को, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को, या ऑल ऑफ अबव? ऑल ऑफ अबव को हम यहीं काटेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने आपको बता दिया, 8 से लेके 12 माह का शिशु ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्राप्त कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये पियाजे की 4th स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, मूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा सीखता है। तो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विद्यार्थी में कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव होता है। इसके साथ वह चीजों को उल्टा करके अर्थात पलटकर नहीं सीख सकता, जिसे इरिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। वाइगोत्स्की थ्योरी प्राइमरली फोकस्ड ऑन, वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू पर्सनल डिस्कवरी, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन लर्निंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू रिवॉर्ड्स, और जेनेटिक फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू पर्सनल डिस्कवरी, इसकी बात तो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में की है कि बच्चे एक्टिव लर्नर हैं, ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, वे अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से चीजों को सीखते हैं, और वो सेल्फ डिस्कवरी से चीजों को एक्वायर करते हैं, यानी अपने व्यक्तिगत अनुभवों से चीजों को सीखते हैं। इन सब की बात की है हमारे पियाजे ने। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू रिवॉर्ड्स, इसकी बात की गई है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, और ये स्कीनर ने बहुत ही डिटेल्ड में बताया, जिसे हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। जेनेटिक फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, पियाजे ने जीन एपिस्टेमोलॉजी की बात की है, लेकिन इस पर उन्होंने बायोलॉजिकल अर्थात जैविक कारक के माध्यम से बात की है। तो बच्चा क्या, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन लर्निंग। हाँ, वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 फैक्टर्स के बारे में बात की है, जो इस प्रकार है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजों को माना, वह सोसाइटी, समाज, कल्चर, संस्कृति, और लैंग्वेज, भाषा। वाइगोत्स्की के अनुसार सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीजें हैं जो विद्यार्थी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया हुआ है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बताता है कि एक विद्यार्थी क्या स्वयं अचीव कर सकता है और क्या वो किसकी हेल्प के साथ अचीव कर सकता है। जो वो किसी की हेल्प, सहायता के साथ अचीव कर सकता है, उसे ही हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। और जिसकी सहायता से विद्यार्थी चीज को एक्वायर करता है, वो कहलाता है मोर नॉलेजेबल अदर, अन्य जानकार। और ये कोई भी हो सकता है, उसके सहपाठी हो सकते हैं, अध्यापक हो सकता है, माता पिता हो सकती है। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में मोर नॉलेजेबल अदर के साथ जो वो चीजों को एक्वायर करता है, उससे उस स्कैफोल्डिंग, मचान के रूप में सहायता प्राप्त करता है। तो देखेंगे, स्किल्स लर्नड इंडिपेंडेंटली बियॉन्ड अ लर्नर्स कैपेसिटी, स्किल अचीव्ड विद अ मिनिमल असिस्टेंस। बिल्कुल सही। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में जो मोर नॉलेजेबल अदर है, कोई भी अन्य जानकार है, वो विद्यार्थी को जो स्कैफोल्डिंग प्रदान कराएगा, वह बहुत ही लिमिटेड मैनर के साथ और बहुत ही गाइडेड इंस्ट्रक्शन में अपने चीजों को सिखाएगा। यह जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसे मैंने इसके रेस्पेक्टिव वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। यह है व्हाट आई कैन डू, विद्यार्थी स्वयं क्या कर सकता है, इसे जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ये उसका करंट सिचुएशन को बताती है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र और निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये बताता व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। यदि कोई भी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, चाहे वो सहपाठी हो, अध्यापक हो, टीचर हो, कोई वीडियो हो, या कोई भी टूल हो,
जो विद्यार्थी को किसी भी चीज को सिखाने में सहायता प्रदान करे वो उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर कहलाती है। और उसकी सहायता से जो वह अपने भीतर ग्रोथ करता है ये ही उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। और इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो सहायता प्रदान की जाती है उसे ही इसका फोल्डिंग, मचान और सहायता देना कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग इज बेस्ट अचीव्ड, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे अधिक अच्छा कब होता है? इंडिविजुअली, थ्रू रीइंफोर्समेंट, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड पियर्स और थ्रू पनिशमेंट। देखो इस बात को तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पनिशमेंट का कहीं से कहीं तक भी विद्यार्थी को चीज सिखाने में कोई भी रोल नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव है। और जिसे स्कीनर ने अपनी थ्योरी में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि पनिशमेंट किस प्रकार से कार्य नहीं करती। तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया कि विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड पियर्स वह चीजों को सीखता है जिसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू, ठोस परिचालन अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे किस क्षमता को विकसित करते हैं? एंगेज इन हाइपोथेटिकल रीजनिंग, नहीं, इसे वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्राप्त करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सिंबल्स, इसे विद्यार्थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक्वायर करते हैं और ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। अंडरस्टैंड लॉजिकल ऑपरेशंस, हाँ बिल्कुल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में विद्यार्थी लॉजिकली यानी तर्क पूर्ण रूप से चीजों को करना सीख जाता है एंड थिंक एब्स्ट्रैक्टली, इसे भी वह फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में सीखता है। ड्यूरिंग विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय मल्टीपल फीचर्स, बच्चे किस चरण में वस्तु को एक से अधिक विशेषताओं पर वर्गीकृत करना सीखते हैं? तो विद्यार्थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में चीजों को कंजर्वेशन संरक्षण करना सीखते हैं, जिसमें समझते हैं कि मात्रा समान रहती है। इसमें वे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना सीखते हैं, जिसमें चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर ग्रुप में विभाजित करते हैं। और इसके साथ में सीरिएशन अर्थात क्रमबद्धता सीखते हैं, जिसमें चीजों का आरोही और अवरोही क्रम में घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में लगाना सीखते हैं। तो ये सब कुछ सीखते हैं वे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नई जानकारी को मौजूदा संज्ञानात्मक योजना में फिट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो स्कीमा, पियाजे के सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट कोई टर्म है तो वह है स्कीमा। स्कीमा है क्या? यह है मेंटल स्ट्रक्चर्स अर्थात मानसिक संरचनाएं। इन्हें वेल डिफाइंड सीक्वेंसेस भी कहते हैं। मैंने ये वीडियो में एग्जांपल के साथ समझा कि आप विद्यार्थी को या शिशु को एक बॉल लाकर दीजिए, वह समझ जाएगा ये बॉल है, ये राउंड है, ये वाइट है और ये सॉफ्ट है। इसके साथ वह चीज़ों को खेल सकता है और सरफेस पे गिराने से ये टूटती भी नहीं है। तो अब इन सब बातों को यदि वह एक्यूमुलेट करेगा तो बॉल का एक स्कीमा उसके मन में फॉर्म हो गया है। अब जितनी बार भी आप उसके सामने बॉल लेकर आएंगे तो बॉल को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये सब बॉल है। पर यदि अब घर में विद्यार्थी के शिशु के मामा जी आ गए, अब उन्होंने बच्चे को एक बॉल की शेप की आकृति दी, बट वो बॉल नहीं है, वो स्टोन है, एक पत्थर है। अब वो ये देख के समझ तो गया कि ये राउंड है और इसके साथ साथ ये वाइट है, बट ये तो बहुत हार्ड है और ये नीचे गिरने पर जो इसका साउंड है वो भी
सेम नहीं है, तो इससे विद्यार्थी के मन में होता है डिसइक्विलिब्रियम। और ये डिसइक्विलिब्रियम कहलाती है असंतुलन की स्थिति। इस असंतुलन से वह बाहर आना चाहता है और डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ वह मूव करना चाहता है। तो डिसइक्विलिब्रियम से अर्थात असंतुलन से इक्विलिब्रियम, संतुलन की तरफ जो जाने का प्रोसेस है उसे ही हम इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण कहते हैं। अब ये साम्य धारण भी अपने अंदर एक बड़ा प्रोसेस है और ये दो चीजों को समाये हुए है। एक है इसमें एडेप्टेशन, जिसे हम कहते हैं अनुकूलन, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं संगठन। अब ये बहुत डिटेल्ड में ईच एंड एवरी टर्म मैंने वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए अभी मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा कि एडेप्टेशन के अंदर आती हैं दो चीजें। एक है एसिमिलेशन, जिसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण, और दूसरा है अकोमोडेशन, जिसे कहते हैं समायोजन। तो एसिमिलेशन, चूंकि बॉल का स्कीमा उसके माइंड में फॉर्म हुआ है और वह बॉल को देखने के बाद तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है कि राउंड है, वाइट है, सॉफ्ट है, और उसके साथ वह प्ले कर सकता है। और पियाजे ने इस बात को ध्यान रखेंगे, सॉलिटरी प्ले की बात की है, यानी एकांत प्ले की बात की है, और वाइगोत्स्की ने ग्रुप प्ले की बात की है। ये दोनों के कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। अब उसके मामा जी स्टोन की एक बॉल ले आए जो पत्थर की है, राउंड है, वाइट है, पर वह हार्ड है और उसका साउंड भी सेम नहीं है। अब यहां पर हुआ डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन की स्थिति, यानी अब ये स्कीमा फिट नहीं बैठ पा रहा है। अब इस असंतुलन से मूव करके वह संतुलन की स्थिति में जाना चाहता है। तो डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन से इक्विलिब्रियम, संतुलन की तरफ जो जाने का प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो कहलाती है इक्विलिब्रेशन। ध्यान से समझेंगे, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रेशन है, और इसे हम कहते हैं साम्य धारण। ये अपने अंदर दो चीजों का समाय है, पहला अडेप्टेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन के अंदर आती हैं दो चीजें, एक है एसिमिलेशन और एक है अकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है? एसिमिलेशन में जो न्यू इंफॉर्मेशन है, नया सूचना है, वह वर्तमान स्कीमा में ही ऐड हो जाती है, यानी कोई भी चेंज नहीं होती। और एकोमोडेशन में चेंज होता है, मॉडिफाई होता है और न्यू स्कीमा फॉर्म होता है। अर्थात विद्यार्थी यहाँ पर नया स्कीमा बनाता है, परिवर्तन करता है, संशोधन करता है, चीजों को व्यवस्थित करता है और पुनर्निर्माण करता है। यह सब कुछ आपके अकोमोडेशन से संबंधित है। तो नई जानकारी को मौजूदा जानकारी में फिट करना क्या कहलाएगा? तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि जब कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन आएगी और वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड हो जाएगी तो वह आपका एसिमिलेशन कहलाएगा। इसमें एज इट इज चीजों को ऐड कर देते हैं, कोई भी इसमें चेंज की आवश्यकता या परिवर्तन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आपका एसिमिलेशन कहलाता है। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजना में बदलाव करके नई जानकारी को समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब मैंने इसमें आपको समझाया कि इसमें चीजों का पुनर्निर्माण होता है, चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, न्यू स्कीमा बनता है, तो न्यू इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट करना एकोमोडेशन के अंदर ही आएगा। ये पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और सबसे महत्वपूर्ण पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कुछ मेजर डिफरेंसेस को इस चैनल पर मैंने डिस्कस किया हुआ, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन हिंदी। ईच एंड एवरी टर्म प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है जहां से आप इसे देख सकते हैं।
वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में कौन सा महत्वपूर्ण कारक निभाता है? लैंग्वेज, पनिशमेंट, रिवॉर्ड और इमिटेशन। मैंने आपको बताया कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 चीजें हैं, एक तो लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर। तो बहुत ही इजी सा सवाल है, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के द्वारा प्रदत्त साधनों का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया को किस शब्द में परिभाषित किया है? देखो, वाइगोत्स्की ने बताया कि विद्यार्थी समाज में रहते हैं और समाज में रह के चीजों को आत्मसात करते हैं, और इस आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को ही इंटरनलाइजेशन कहते हैं। ऑपरेंट बिहेवियर की बात स्किनर ने की है, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात पैवलव ने की है। ये लर्निंग थ्योरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में प्राइवेट स्पीच की बात की है, जिसे हम ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वाइगोत्स्की ने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है, और ये DSSS ने इसी को ही सही माना है। कहीं कहीं बुक्स में प्राइवेट स्पीच भी होता है। प्याजे के अनुसार आत्मसात और समायोजन के संतुलन को क्या कहते हैं? ये इस स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम अर्थात असंतुलन और संतुलन के मध्य जो बीच का प्रोसेस है वो इक्विलिब्रेशन साम्य धारण कहलाता है। तो यहां पर हम इक्विलिब्रेशन साम्य धारण के साथ जाएंगे। प्याजे का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्याजेस थ्योरीज ऑफन रेफर्ड टू एज। बहुत ही इजी सा सवाल। प्याजे के सिद्धांत को निर्माणवादी सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं। इसके साथ इसे हिंदी में रचनावादी, संरचनावादी, निर्माणवादी और सृजनात्मकवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहेवियरिस्ट थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत, इसमें आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। साइकोएनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये आपका सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। और सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वही लैंग्वेज, क्योंकि पनिशमेंट, रिवॉर्ड और इमिटेशन इनकी बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर की बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद वाइगोत्स्कीज आइडिया ऑफ गाइडेड लर्निंग? वाइगोत्स्की के निर्देशित अधिगम को कौन सा सिद्धांत संबंधित है? मैच्योरेशन, कंडीशनिंग, रिफ्लेक्स लर्निंग? नहीं। वाइगोत्स्की ने बात की स्काफोल्डिंग की, कि अपना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में किसी भी मोर नॉलेजेबल अदर, किसी भी अन्य जानकार के द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती है वो स्काफोल्डिंग होती है। और ये स्काफोल्डिंग बहुत ही लिमिटेड मैनर में, बहुत ही असिस्टेंस के साथ दी जाती है, और बिल्कुल ये गाइडेड लर्निंग होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे यह जानने में कठिनाई महसूस करता है कि किसी और का दृष्टिकोण उसके दृष्टिकोण से अलग हो सकता है, इसे क्या कहते हैं? बहुत ही इजी सवाल। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा केवल एक ही अपने वन एस्पेक्ट पर फोकस होता है तो इसे हम ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रितता कहते हैं। वह केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है। द चाइल्ड सीज हिज पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, और वह किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता, इसे हम अहम केंद्रितता और इसके साथ साथ स्वयं केंद्रितता का गुण भी कहते हैं। प्याजे बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर, प्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? पैसिव लर्निंग, डिपेंडेंट ऑन टीचर्स फॉर लर्निंग, अनेबल टू लर्न विदाउट रीइंफोर्समेंट? नहीं। प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से अधिगम करते हैं, सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। वह चीजों को एक्टिवली पार्टिसिपेशन के साथ खुद ही एक्वायर करते हुए सीखते हैं। इसलिए प्याजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा और लिटिल साइंटिस्ट कहा। वह चीजों को खुद एक्वायर करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण बच्चे के विकास में क्या भूमिका निभाता है? व्हाट डज रोल प्राइवेट स्पीच प्लेज इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की?
इट हिंडर्स लर्निंग, बिल्कुल गलत। इट हेल्प्स चिल्ड्रन थिंक एंड सेल्फ रेगुलेट, ओके। इट रिप्लेसिस सोशल स्पीच, नहीं। इट इज इररेलेवेंट टू डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत। वाइगोत्स्की ने बताया कि प्राइवेट स्पीच, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार की स्पीच की बात की है, जिसमें से एक है प्राइवेट स्पीच, और हाँ बिल्कुल इसे ईगो सेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं, और आपके DSSB ने इसे ईगो सेंट्रिक स्पीच माना है, और CTET ने इसे प्राइवेट स्पीच माना है, तो ये दोनों सेम है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन थिंक एंड सेल्फ रेगुलेट, ये सोचने और आत्मनियमन में मदद करता है, यानी जब विद्यार्थी खुद ही अपने आप से बात करता है और अपने आप को सेल्फ गाइडेंस देता है और चीजों को समझाता है, तो यही निज भाषण कहलाता है, प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? टू रिड्यूस टीचर्स इन्वॉल्वमेंट एंटायरली, नहीं। वाइगोत्स्की ने तो बताया कि विद्यार्थी समाज में इंटरेक्शन के साथ चीजों को इंटरनलाइज करते हुए, अर्थात चीजों को आत्मसात करते हुए सीखते हैं। टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन डू नॉट स्ट्रगल, नहीं। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्ट्रगल ना करे, नहीं। टू प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट फॉर लर्निंग, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया कि स्कैफोल्डिंग में विद्यार्थियों को बहुत टेम्परेरी सपोर्ट दी जाती है, बहुत ही गाइडेड मैनर में चीजें समझाई जाती हैं, और ये स्कैफोल्डिंग में जो उन्हें सहायता दी जाती है ये बहुत ही टेम्परेरी होती है, अर्थात जब वे चीजों को करना सीखते हैं तो सहायता को हटा लिया जाता है। और इस स्कैफोल्डिंग के सिद्धांत को मैंने वाइगोत्स्की की रिस्पेक्टिव वीडियो में एग्जांपल्स के साथ इंक्लूडिंग पिक्चर्स एक्सप्लेन किया हुआ है। यह है स्कैफोल्डिंग, जैसे लेबर है, ये वर्कर्स यहां पर काम कर रहे हैं, अब जैसे ही इनका काम कंप्लीट हो जाएगा ये इस स्कैफोल्डिंग को खोल देंगे। एक इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की के सिद्धांत में है कि जब विद्यार्थी किसी भी चीज को सीख रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो उसे स्कैफोल्डिंग अर्थात मचान और सहारा देना प्रदान किया जाए, और जैसे जैसे वो चीजों को सीख जाए तो बहुत ही गाइडेड मैनर में उस स्कैफोल्डिंग को हटा लिया जाए, ताकि वह खुद ही सेल्फ उस टास्क को कर पाए। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास के बीच का संबंध कौन सा है? देखो, वाइगोत्स्की ने बताया कि विद्यार्थी पहले चीजों को लर्न करते हैं, फिर वह डेवलपमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। और पियाजे ने बताया कि पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वह अधिगम लर्निंग की तरफ जाते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहले अधिगम होगा और अधिगम से विकास होगा। लर्निंग अकर्स आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंप्लीट, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, बिल्कुल वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया कि पहले लर्निंग होती है जो डेवलपमेंट को लीड्स करती है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने बताया कि लर्निंग डेवलपमेंट से होती है, और पियाजे ने बताया कि पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होता है। तो यदि वाइगोत्स्की आएगा तो VLD, और पियाजे है तो PDL। वाइगोत्स्की ने लर्निंग से डेवलपमेंट की बात की और पियाजे ने डेवलपमेंट से लर्निंग की बात की है। थैंक यू सो मच।